दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के बैच में हम सादृश्यता पढ़ रहे थे, एनालॉजी पढ़ रहे थे। एनालॉजी में हम वर्ड बेस एनालॉजी पर आ गए थे। वर्ड बेस एनालॉजी में हमने आज दूसरी क्लास शुरू करनी है, जिसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हम एक एक क्वेश्चनों को करेंगे। एनालॉजी में मैंने पहले ही बताया था, एक पैटर्न को समझना होता है। जो क्वेश्चन में जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वही अपने ऑप्शन में भी वही पैटर्न बनना चाहिए, वही अपना क्या होता है, आंसर है। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दे रखा है क्रोध और भावना। क्रोध और भावना यानी कि एंगर का इमोशन, यानी कि क्रोध क्या है, एक भावना है। जैसे क्रोध, हंसना, मुस्कुराना, रोना, ये सब क्या है, भावना है, इमोशन है आदमी के। इसी तरह इसमें से कौन सा एक ग्रुप बन रहा है, सतर्कता, साहस नहीं, खरगोश, स्तनपाई, घास, लोन, तालिका, लकड़ी। यहाँ खरगोश एक क्या है, स्तनपाई है। स्तनपाई एक ग्रुप है जिसमें क्या आता है, खरगोश आता है। इसी तरह भावना एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है, क्रोध है। भावना में कई चीज़ आते हैं लेकिन क्रोध भी भावना के अंतर्गत आता है। इसी तरह खरगोश भी स्तनपाई यानी कि किस में आता है, मैमल्स में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सतर्कता, साहस यानी कि नहीं। घास, लोन, लोन के अंदर घास होती है तो ऐसा कुछ ये ग्रुप नहीं बन रहा। तालिका, लकड़ी, कोई मेल नहीं है इनका, तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, खरगोश, स्तनपाई। ठीक है, मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, अकाल, सूखा। जब अकाल पड़ता है तो क्या पड़ता है, सूखा पड़ता। इसको क्या कहते हैं, अगर सूखा पड़ गया तो इसको क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह युद्ध, भक्ति नहीं जी। मंदिर, भक्ति ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तबाही, तूफान यानी कि तूफान क्या लाता है, तबाही लाता है। जिस तरह से सूखा क्या लाता है, अकाल लाता है। अकाल का मतलब ये होता है सूखा, बंजर, कोई बारिश नहीं हो तो अकाल। और उसी तरह तूफान, तूफान का मतलब ये है कि वो तबाही करके जाता है, तहस नहस करके जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा और डिग्री का भी कोई संबंध यहाँ पे नहीं बन रहा। जो पैटर्न यहाँ बन रहा है अकाल और सूखे में बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एमीटर, विद्युत धारा यानी कि एमीटर क्या, इलेक्ट्रिसिटी करंट। ये है पैटर्न कि अब हम देखेंगे एमीटर और विद्युत धारा। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, एमीटर से किया जाता है। ये एक मीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। इसका मतलब इधर तो मीटर दे रखा है, ये कोई मीटर है जो नापता है, इधर वो चीज़ दे रखी है जिसको नापता है। अब यहाँ देखो, घनत्व, लैक्टोमीटर नहीं। लैक्टोमीटर तो दूध की घनत्वता को नापता है। किसमें, घनत्व कहाँ है, इधर है। लैक्टोमीटर कहाँ है, इधर है। लैक्टोमीटर इधर आता ना, क्योंकि इधर मीटर है, इधर क्या नापता है, वो है। ये लैक्टोमीटर घनत्वता नापता है दूध की, डेंसिटी। ठीक है, दबाव, बैरोमीटर, ये सही होता है ये आंसर। अगर ये बैरोमीटर इधर होता है, दबाव उधर होता, कि दबाव को मापता है कौन, बैरोमीटर। विद्युत धारा को मापता कौन, एमीटर। एमीटर इधर है, विद्युत धारा जिसको नापता है वो इधर है। लेकिन यहाँ बैरोमीटर उधर आ गया। बैरोमीटर अगर इधर होता, दबाव उधर होता, तो अपना ये करेक्ट हो जाता। अब क्या है, गलत। आर्द्रता मापी, ये यंत्र है, मीटर है, क्या आर्द्रता को मापता है। इधर क्या है, आर्द्रता है। यानी कि हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को नापता है, तो ह्यूमिडिटी इधर है और आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर इधर है। तो ये अपना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ध्रुवण मापी ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ध्रुवण होता, पोलराइजेशन होता। यहाँ अगर ध्रुवण होता तो ये भी अपना सही हो जाता। ठीक है, पैटर्न को समझा। इधर मीटर, इधर जिसको वो नाप रहा है, क्या, एमीटर विद्युत धारा को मापता है। इसी तरह आर्द्रता मापी किसको मापता है, आर्द्रता को मापता है। ऊपर वाले में उल्टा दे रखा है, दबाव, बैरोमीटर। दबाव बैरोमीटर से ही नापते हैं, लेकिन ये बैरोमीटर इधर आना चाहिए था, दबाव उधर आता, तो अपना ये आंसर क्या होता, करेक्ट होता। ठीक है, तो ये इस चीज़ में पैटर्न को समझेंगे कि इधर क्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
मच्छर झुंड, मॉस्किटो स्वॉर्म, मच्छर किस में रहते हैं जी, झुंड में रहते हैं, ठीक है। दूसरा बंदर, बंदरों का झुंड, बंदरों का एक समूह, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन सार्क, स्कूल, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। जहाँ जो सार्क का जो समूह होता है उसको स्कूल बोलते हैं, ठीक है। सार्क के समूह को, जहाँ बहुत सारी सार्क इकट्ठा रहती हैं, उसको समूह कहा जाता है। तो ये अपना आंसर ज़्यादा सही है, ठीक है। सर्प गुप्तचर, सर्प गुप्तचर नहीं होता है, ये होता है क्या, सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल होता है। बिल्ली हत्या, ना जी, इनका तो कोई मतलब ही नहीं। ये थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बंदर बंदरों का झुंड, लेकिन इससे बेटर क्या होता है, ये है रीजनिंग में, यही है जो आपको बिल्कुल अधिक सटीकता नजर आए, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा, हो सकता है जी दूसरे ऑप्शन पे गई सार्क स्कूल, ये बहुत ही एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है कि जो सार्क का समूह है उसको क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। योद्धा युद्ध का मैदान, यानी कि वॉरियर बैटल फील्ड में रहता है, एक योद्धा युद्ध के मैदान में परफॉर्म करता है। तो उसी तरह एम्पायर क्रिकेट, ना जी। अभिनेता मंच, खेल मैदान, सिपाही सेना, सिपाहियों का समूह मिलकर सेना बनाते हैं। खेल होता है वो खेल के मैदान में होता है, लेकिन अभिनेता कहाँ परफॉर्म करता है, मंच पर करता है। जिस तरह योद्धा युद्ध के मैदान में परफॉर्म करता है, युद्ध के मैदान में योद्धा लड़ता है, उसी तरह मंच पर, स्टेज पर कौन, अभिनेता अभिनय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि योद्धा का काम कहाँ होता है, खेल के मैदान में होता है, नहीं, योद्धा का कहाँ काम होता है, युद्ध के मैदान में, युद्ध लड़ना होता है योद्धा का काम। अभिनेता का काम है मंच पर, स्टेज पर परफॉर्म करना। तो यहाँ अपना ये एम्पायर का काम क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट में एम्पायरिंग करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। खेल क्या है, मैदान, खेल और मैदान, खेल मैदान में होता है, ठीक है। इस तरह से सिपाही का समूह मिलकर सेना बनाते हैं, तो ये सही नहीं बैठ रहे। जो पैटर्न अपने को यहाँ होना चाहिए कि योद्धा युद्ध के मैदान में परफॉर्म करता है, उसी तरह अभिनेता मंच पर परफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पवित्र अपवित्र। यहाँ पे पवित्र अपवित्र, ये इसका क्या दे रखा है, ऑपोजिट दे रखा है, यानी कि विलोम दे रखा है। उसी तरह बांझ, बांझ का मतलब बैरन, बैरन का मतलब अनुपजाऊ, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल, उपजाऊ। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे अपोजिट दे रखे हैं, जो संबंध पवित्र का अपवित्र के साथ है वही बांझ का किससे, उपजाऊ से होता है। बांझ होता है बैरन अनुपजाऊ जिसको बोलते हैं, ठीक है, बैरन अनुपजाऊ होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कीट विज्ञान। कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का, यानी कि एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता। उसी तरह जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, जीवाश्म का। किसका अध्ययन किया जाएगा, जीवाश्म का अध्ययन किया जाएगा। और जीवाश्म फॉसिल किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सीधा सीधा था। यहाँ एक विज्ञान की शाखा है कीट विज्ञान, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, और आगे दे रखा है वही पैटर्न, बताओ जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होगा, जीवाश्मों का होगा, फोसिल का होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मधुमेह रोग, यानी कि डायबिटीज क्या है, एक डिजीज है। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक रोग है। तो पानी एक बोतल थोड़ी है, गलत। कार्यालय एक कर्मचारी थोड़ी है, गलत। गर्मी एक मौसम है, गर्मी एक मौसम है, ये सही है। फसल एक किसान थोड़ी है, ये भी गलत, ठीक है। अपन पैटर्न समझा यहाँ से कि मधुमेह एक क्या है, रोग है। तो पानी एक बोतल नहीं है, कार्यालय एक कर्मचारी नहीं है, गर्मी एक मौसम है, ठीक है। तो यहाँ से गर्मी एक मौसम है, यानी कि मौसम के अंदर गर्मी आता है, रोग के अंदर मधुमेह आता है। तो ये अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गर्मी मौसम का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गेहूं एक अनाज है, व्हीट इज ए केरियल, ठीक है। गेहूं एक अनाज है,
उसी तरह विजेता एक पुरस्कार है जी, नहीं, गलत। चाय एक कॉफ़ी है, नहीं हो सकता। दालचीनी एक मसाला है, ये दालचीनी एक मसाला है, ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहर एक यातायात है जी, नहीं। तीनों ऑप्शन कट गए, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर पैटर्न देखा, गेहूं और अनाज, अनाज के अंदर गेहूं आता है, यानी गेहूं एक प्रकार क्या है, अनाज है। उसी तरह देखना था दालचीनी मसाले में आता है, दालचीनी एक क्या है, मसाला है, तो सही हो गया। शहर एक यातायात थोड़ी, चाय एक कॉफ़ी थोड़ी है, विजेता एक पुरस्कार थोड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भेड़ झुंड, भेड़ झुंड, सीप फ्लॉक्स। ठीक है, यानी कि भेड़ किस में रहती हैं, झुंड में। जहाँ ज़्यादा भेड़ इकट्ठी रहती हैं उसको क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। इस तरह सीटी जिला, ना जी। मछली सोल, मछली जहाँ इकट्ठी रहती हैं, बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी होगी तो उसको बोलते हैं सोल, तो ये सही है। आदमी जहाँ इकट्ठे हो गए, इंसान, ना जी, आदमी का ये तो सिनोनिम्स है। नदी इकट्ठी हो गई, सागर थोड़ी बन जाएगा, गलत, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, जो भेड़ों का समूह झुंड कहलाता है, उसी तरह मछली का समूह क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। मछलियों का समूह सोल कहलाता है और शार्क मछली का समूह स्कूल कहलाता है। ठीक है, ये पहले एक जो क्वेश्चन आया था जिसमें शार्क था, उसमें क्या था, स्कूल ऑप्शन था। क्यों, क्योंकि शार्क का समूह स्कूल होता है और मछलियों का समूह क्या होता है, सोल होता है। तो यहाँ बस इतना सा था, भेड़ों का समूह झुंड, सीटी का समूह जिला, न जी। ठीक है, मछली का समूह सोल, करेक्ट। आदमियों का समूह इंसान, नहीं। नदियों का समूह सागर, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वृक्ष का संबंध आम से है इस प्रकार जैसे बेल का संबंध खालिस्तान से है, डैश डैश से है। ट्री इज रिलेटेड टू मैंगो इन द सेम वे एज ए वाइन इज रिलेटेड टू। जो संबंध वृक्ष का आम से है, वृक्ष पर आम लगते हैं, क्या संबंध हुआ, वृक्ष का आम से, वृक्ष पर क्या लगते हैं, आम लगते हैं। तो इसी तरह बेल पर क्या लगेगा, तो बेल पर, अमरूद बेल पर थोड़ी लगते हैं, केला बेल पर थोड़ी लगता है, संतरा बेल पर थोड़ी लगता है, ग्रेप्स बेल पे लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वृक्ष पर आम लगते हैं तो बेल पर क्या लगेगा, अंगूर लगेंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। यहाँ पे वृक्ष हो, अगर बेल की जगह कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वृक्ष था, वहाँ पे बेल है, वृक्ष पे आम की जगह अमरूद केला संतरा होता और फिर बेल पर पूछता तो वही आंसर होता, क्योंकि ये सब पेड़ पर लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं, और ये कहाँ पे लगता है, बेल पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पाइथागोरस ज्यामिति से जिस प्रकार से संबंधित है वैसे ही केपलर डैश 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 से संबंधित है। यानी कि पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय भी है ज्यामिति में, जो किसने दी थी, पाइथागोरस ने दी थी। पाइथागोरस ज्यामिति के निर्माता कहा जाता है। ज्यामिति का निर्माता कौन है, या ज्यामिति का साइंटिस्ट कौन है, या ज्यामिति का आविष्कारक कौन है, पाइथागोरस है। उसी तरह केपलर किससे संबंधित है, आपको पता होगा, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ग्रह क्या है, खगोल हैं, खगोलिकी में आते हैं। ठीक है, खगोलिकी में सूर्य, ग्रह, बुध, बृहस्पति, ये सब किस में आते हैं, खगोल में। यानी कि ब्रह्मांड में जो ग्रह उपग्रह हैं वो क्या आते हैं, खगोल में आते हैं, खगोलिकी में आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ग्रहों की गति का नियम था वो केपलर ने दिया है। तो केपलर किससे ग्रहों की गति का ग्रहों की गति का नियम दिया था, इसका मतलब केपलर किससे संबंधित हुआ, खगोलिकी से संबंधित हुआ। जिस प्रकार पाइथागोरस ज्यामिति से संबंधित है, उसी प्रकार से केपलर किससे संबंधित है, खगोलिकी से, यानी कि एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी में इसने कई रूल दिए थे, जैसे ग्रहों की गति का नियम दिया था, ग्रह किस तरीके से गति करते हैं, उनकी क्या कक्षा होती है, उनकी क्या गति होती है। ठीक है, ये सब किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। तो केपलर को किससे रिलेटेड हो गया, ये एस्ट्रोनॉमी से, खगोल से रिलेटेड हो गया। और पाइथागोरस किससे था, ज्यामिति से था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जीके भी देखी जा रही है। अगर आपका थोड़ा जीके मजबूत हुई तो ही आप बता सकते हैं। अगर आपने केपलर का नाम आज तक नहीं सुना,
अगर किसी ने ये बात पढ़ी हुई होगी, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था, तो वो तुरंत लगा देगा क्या, एस्ट्रोनॉमी। अगर ये नहीं पता किसी को तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी मुसीबत होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। उसको नहीं पता कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, भूगोल से, कई भूगोल भी लगा देंगे। भूगोल में खगोल में अंतर है, खगोल ग्रहों से संबंधित होते हैं, ठीक है। भूगोल ज्योग्राफी, अपना जो पेड़, नदी, पहाड़, खनिज, ये सब किस में आते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से, इससे रिलेटेड नहीं है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है टर्मरिक स्पीसीज, यानी कि हल्दी, वही हल्दी एक क्या है, मसाला है। हल्दी किससे रिलेटेड है, मसालों से रिलेटेड है, तो अंजीर काजू से रिलेटेड है, ना जी गलत। खजूर सूखे मेवे, खजूर क्या है, ड्राई फ्रूट्स में आता है, तो यहाँ पे ये सही है। जायफल काली मिर्च के गुच्छे, जी गलत। खुबानी नाशपाती, एप्रिकॉट, पियर्स, नहीं जी, ठीक है। तो यहाँ सीधा सा अपना आंसर पता लग रहा है, बी ऑप्शन पढ़ते ही खजूर, सूखे मेवे के अंदर खजूर आता है, बादाम आते हैं, नट्स आते हैं, आपके काजू आते हैं, किशमिश आते हैं, ये किस में आते हैं, आपके ड्राई फ्रूट में आते हैं, सूखे मेवे। सूखे मेवे के अंतर्गत क्या आता है, खजूर आता है। उसी तरह मसालों के अंतर्गत क्या आता है, हल्दी आता है। अगर ये उल्टा हो जाता ना, सूखे मेवे और खजूर, तो गलत था, ठीक है। यानी कि यहाँ आपका वो खजूर होगा और यहाँ सूखे मेवे, यहाँ एक वो जो प्रजाति है वो, और उसके अंदर क्या है वो इधर आना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहीं पे ये सूखे मेवे इधर, खजूर इधर, यहाँ मिर्च और मसाले, मिर्च और मसाले, तो वो मिर्च और मसाले सही आता, क्योंकि मसालों के अंदर मिर्च आती है, सूखी मिर्च आती है, तो ये मसालों में आ गई, और ये सूखे मेवे और खजूर इधर होता तो फिर ये गलत हो जाता। लेकिन अब ये सही है अपना बी, क्योंकि खजूर सूखे मेवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, आलोचना का संबंध निंदा से है, उसी तरह एकजुटता का संबंध किससे है। हाउ क्रिटिसिज्म इज रिलेटेड टू कंडेमनेशन, द सेम वे सॉलिडेरिटी इज रिलेटेड टू, यानी कि जिस प्रकार आलोचना और निंदा ये क्या है, सिनोनिम है, यानी कि समांतर शब्द हैं, यानी कि एक जैसे शब्द हैं जिनका अर्थ समान है, वो शब्द हैं कौन, आलोचना और निंदा। उसी प्रकार एकजुटता का सिनोनिम, एकजुटता के समान वाक्य ऐसा कौन सा होगा जिसका अर्थ भी एकजुटता ही आता हो। जघन्य, हीनियस नहीं, समृद्धि प्रोस्पेरिटी नहीं, गिल्टी अपराधी नहीं, यूनिटी एकता। एकजुटता और एकता क्या है, समांतर शब्द हैं, एक ही इनका अर्थ है। जिस तरह आलोचना का संबंध निंदा से है, तो एकजुटता का संबंध किससे आ जाएगा, एकता से आ जाएगा, यूनिटी से आ जाएगा, यानी कि सब एक साथ संगठित हैं। संगठित भी होता है तब भी अपना वो सही हो जाता एकता की जगह, ठीक है। क्योंकि आलोचना और निंदा क्या होंगे, दोनों सिनोनिम शब्द हैं, एक जैसे अर्थ है इनका। और दूसरी तरह एकजुटता का सिनोनिम शब्द यहाँ इसमें से कौन सा, एकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस किससे कब आता है, 5 जून को आता है। तो 1 जून को क्या आएगा, 1 जून को क्या आएगा, अक्षय ऊर्जा दिवस, नहीं जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नहीं जी। विश्व एड्स दिवस किस कब आता है, ये 1 दिसंबर को आता है विश्व एड्स दिवस। विश्व जल दिवस, ना जी 22 मार्च को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर को क्या रहता है, विश्व एड्स दिवस, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, तो विश्व एड्स दिवस 1 जून को। 1 जून उधर है, यहाँ आना था, अब क्वेश्चन मार्क क्या है, यहाँ है, उधर नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, डेट दे रखी है, और इधर क्या दे रखा है, दिवस दे रखा है। तो यहाँ 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मूवी का संबंध जो अभिनेता से है, उसी प्रकार पत्रिका का संबंध किससे है। मूवी कौन बनाता है, अभिनेता बनाता है। इसी तरह पत्रिका कौन बनाता है या लिखता है, राइटर, लेखक। भाई ये पब्लिशर तो यहाँ आएगा, पब्लिशर यहाँ आएगा, और ये राइटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, राइटर, ठीक है। राइटर लेखक, तो ऑप्शन नंबर बी लेखक क्या आ जाएगा, राइटर।
प्रकाशक प्रकाशित करता है, लेकिन उसको पत्रिका को बनाने में मेन काम किसका होता है? लेखक का होता है, वही लेख लिखता है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो उसके अंदर लेख लिखता है, तो पत्रिका में जान कौन डालता है? लेखक डालता है, वही तो पूरा कंटेंट लिखता है, तो वो लेखक का काम हुआ। उसी तरह मूवी कौन बनाता है? मेन उसमें अभिनय कौन करता है? अभिनेता करता है। उसी तरह पत्रिका में मेन अभिनय कौन करता है? लेखक करता है। प्रकाशक प्रकाशित करता है, विक्रेता बेचता है। तो यहाँ पे पत्रिका का संबंध किससे आ जाएगा? लेखक से आ जाएगा। ये पब्लिशर गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये लेखक राइटर आ जाएगा, पब्लिशर किसको कहते हैं? प्रकाशक को कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेखक राइटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फास्ट स्लो, तेज धीमा अपोजिट वर्ड है भाई, अपोजिट वर्ड है। तो प्रतिबंध निषेध सिनोनिम्स है, दोनों एक ही बात है, नहीं हो सकता। मरम्मत करना, मेंडिंग रिपेयरिंग, दोनों समांतर शब्द हैं, सेम शब्द हैं, सिनोनिम शब्द हैं, एक जैसा इनका अर्थ है। ब्लैंक रिक्त, खाली, ये भी क्या है? सिनोनिम शब्द हैं, इनके एक जैसे अर्थ हैं। बासी ताज़ा, ये अपोजिट हैं। बासी मतलब कि बासी, और ताज़ा का मतलब ताज़ा, नया, फ्रेश, ठीक है। तो इसका बासी और ताज़ा एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। जिस तरीके से तेज धीमा का विपरीत है, उसी तरह बासी ताज़ा का विपरीत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन में ये सिनोनिम शब्द थे, इनके अर्थ एक जैसे हैं, अपोजिट शब्द नहीं थे, ठीक है। विलोम शब्द यहाँ पे कह सकते हैं हिंदी में विलोम शब्द है। तो बासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ताज़ा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनिम्स भी बोलते हैं विलोम शब्द को। क्वेश्चन नंबर 18, एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी हृदय से रिलेटेड है। एंजियोप्लास्टी कहाँ होती है? हृदय में होती है। उसी तरह डायलिसिस, डायलिसिस काम किसका है? डायलिसिस का मतलब जो रक्त का शुद्धिकरण करता है, वो कौन करता है? डायलिसिस किडनी करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंजियोप्लास्टी का संबंध हृदय से है, डायलिसिस का संबंध किससे हो जाएगा? किडनी से हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये, यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दस्ताने जिस तरीके से हाथ में पहने जाते हैं, तो जूते कहाँ पहने जाएंगे? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, जूते पैर में पहने जाते हैं। तो पैर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, पैर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चमड़ा कोई संबंध नहीं है, मोची कोई संबंध नहीं है, घुटना कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो जूते पैर में पहने जाएंगे। दस्ताने हाथ में, जूते पैर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जिसने मैथ थोड़ी सी पढ़ी होगी वही इसका आंसर दे देता है। 2D क्या होता है? 2D होता है 2 डायमेंशन, 3D होता है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन द्विविमीय, द्विविमीय मतलब जिसमें x और y एक्सिस हों, x और y एक्सिस। x और y एक्सिस हमेशा प्लेन में होते हैं। प्लेन में मतलब समतल प्लेन है ना, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई x और y एक्सिस, इनको बोलते हैं 2 डायमेंशन द्विविमीय। द्विविमीय आकृति कौन सी होती है आपकी? वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ठीक है। इस तरह की आकृति जो केवल अपन प्लेन में बना सकते हैं, उनको 2D 2 डायमेंशन कहते हैं। वहीं 3D 3 डायमेंशन के होते हैं, जिनमें त्रिविमीय होती हैं, 3 विमाएँ होती हैं, 3 दिशाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई उस पृष्ठ से ऊपर उठती हुई, जिसको अपन किससे? जेड एक्सिस से दर्शाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आकृति आती हैं? जैसे घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, शंकु, कोन और बेलन, सिलेंडर, गोला, ठीक है, स्फेयर। इनको क्या कहते हैं? 3D आकृति होती है। जैसे अब घन को कैसे बनाएंगे? इस तरीके से अपन घन को बनाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है। इसको अपन प्लेन में नहीं बना सकते। ये इसकी तीसरी दिशा जेड एक्सिस से ऊपर से उठी हुई होती है, उसको जेड एक्सिस बोलते हैं। तो ये 3D के अंतर्गत आते हैं।
अब 2D ट्रायंगल, मैंने बताया था ट्रायंगल किसकी आकृति है, 2D की आकृति ट्रायंगल है। उसी तरह 3D की आकृति देख लो इनमें से कौन सी है, वर्ग 2D है, आयत 2D है, आकृति 2D है, गोलार्ध, गोलार्ध क्या है 3D है। गोलार्ध का मतलब आधा गोला, ये इस तरह से ये होता है गोलार्ध, आधे गोले को काट दिया, जैसे भरी हुई गेंद है उसको काट दिया एक गेंद को बीच में से, उसको गोलार्ध बोलते हैं, अर्धगोला बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो 3D के अंतर्गत कौन आया आपका, गोलार्ध आया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे 2D और 3D के अंतर भी आप समझ गए होंगे। मैथ की क्लास में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से 2D 3D की सभी आकृतियों को, एक एक आकृतियों को बहुत अच्छे से समझाया गया, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ये आपके कुछ वर्ड बेस एनालॉजी थे जहाँ पे आपने इस पैटर्न को समझने की पूरी कोशिश करी होगी और आपको समझ में आया होगा कि वर्ड बेस एनालॉजी किस तरीके से काम करती है। इसमें आपको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, तभी आप इनमें से कुछ का आंसर दे सकते हो। वर्ड बेस एनालॉजी में जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर बेस एनालॉजी है, वहाँ पे आपको मैथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, अंकों का ज्ञान होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब इस तरह का सब पता होना चाहिए, मल्टीपल उसमें थोड़ा सा टेबल भी याद होनी चाहिए, पहाड़े भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो सब में थोड़ा सा अलग अलग लॉजिक लगता है, लेकिन जिसके बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं वही उसी की रीजनिंग अच्छी होगी। रीजनिंग जिसकी अच्छी है समझो उसके लगभग सारे चैप्टर बढ़िया हैं, इसका मतलब उसका IQ लेवल अच्छा है। ठीक है, फिर भी हम सभी पैटर्न के क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगभग सभी पैटर्न हम समाहित कर लेंगे इसमें। ठीक है, हमने 3 करवा दिए, नंबर बेस एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी और वर्ड बेस एनालॉजी। एक जर्नल लाइफ बेस एनालॉजी हम और लेके चलेंगे 2 क्लासों में या 1 क्लास में, हो सके जितने में हम उसको अगली क्लास में ख़त्म कर लेंगे। अपनी एनालॉजी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, जो भी RPF की तैयारी कर रहा है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनको क्लासों के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।